ध्यान रखा जाएगा। मंचासीन सभी अतिथिगण और समाज बंधुओं, जागरूक लोगों और यहाँ पर उपस्थित युवाओं, जैसा कि यहाँ बात चल रही थी उसके अनुसार एक बात मैं कहना जरूर चाहूँगा कि पंडाल कितना छोटा हो या क्या बड़ा हो कोई महत्व तो नहीं रखता है। ये तो बात खरीदारों पे है कि वो हीरे खरीदने जा रहे हैं कि सोना खरीदने जा रहे हैं या फिर कचड़ा या प्लास्टिक खरीदने जा रहे हैं। जब बात और हक और अधिकारों की होती है तो सिर्फ जागरूक लोग ही पहुंच पाते हैं, आम आदमी के आने का वहां पर कोई मतलब भी नहीं रहता है। बात रिजर्वेशन की है, जिसे अंग्रेजी में रिजर्वेशन कहा जाता है उसे हिंदी में आरक्षण कहा जाता है। और यहां पर एक समस्या हमारे लिए सबसे बड़ी ये है जिसकी वजह से शायद अब तक तो मैं समझता हूं कि 62 साल हो गए हमारा एक समाज का बहुत बड़ा वर्ग और तबका उससे वंचित है। और उसका मेन जो कारण है, मुख्य कारण है, वो ये है कि उन्होंने उसका सही अर्थ ही नहीं समझा। अर्थ अगर समझ में आ गया होता तो ये हक और अधिकार आज से 62 साल पहले ले लिया गया होता, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई। हम जब आरक्षण की बात करते हैं तो सभी लोगों की थोड़ी सी जो मनोबल थोड़ा गिर जाता है कि आरक्षण मतलब एक भीख है, आरक्षण मतलब एक खैरात है, आरक्षण मतलब एक एहसान है। लेकिन हम लोगों ने इसे नहीं समझा और ना समझने की वजह से ही हम इतने पीछे रह गए। आज हमें 62 साल बाद में ही लड़ाई लड़नी पड़ रही है। 62 क्या 72 साल हो गए लगभग रिजर्वेशन संविधान को लागू हुए, जो जब मिल जाना था तो नहीं मिला। तो साथियों इसे समझिए आप कि रिजर्वेशन इज ए नॉट एम्प्लॉयमेंट, रिजर्वेशन इज ए रिप्रेजेंटेशन। ये आपके प्रतिनिधित्व का मामला था। क्यों था? क्योंकि इस देश के अंदर जब अंग्रेजों की हुकूमत थी उस समय भी भारत के लोगों को, यानी भारत के जो बहुसंख्यक लोग हैं जिसे आज संवैधानिक रूप से SC ST OBC कहा जाता है, उन लोगों को प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं था, यानी रिप्रेजेंटेशन का अधिकार नहीं था। और एक वर्ग विशेष का उनके ऊपर एकाधिकार था। इसकी वजह से उन लोगों को प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं होने की वजह से वे लोग इन हक अधिकारों से वंचित थे। तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि रिजर्वेशन है क्या? ये रिप्रेजेंटेशन है, ये प्रतिनिधित्व का मामला है। और ये प्रतिनिधित्व की पहली लड़ाई इस देश के अंदर ज्योतिबा फूले ने लड़ी थी। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने पहली बार हमारे जो वंचित वर्ग है उसके प्रतिनिधित्व की लड़ाई लड़ी। उसके बाद में ये लड़ाई साहू महाराज ने, छत्रपति साहू महाराज ने जब ये लड़ाई लड़ी तो उन्होंने अपने साम्राज्य में जितना कि उनका अपना दायरा था, कोल्हापुर रियासत में उन्होंने 50% रिजर्वेशन की ऐलान कर दिया, घोषणा कर दी 26 जुलाई 1902 को। ये रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन का मामला वहां से शुरू होता है, लेकिन हम लोग उसको समझ नहीं पाए और उसको नहीं समझ पाने की वजह से अब भी हम लोग सिर्फ आरक्षण की मांग कर रहे हैं, कोई भी प्रतिनिधित्व की मांग नहीं कर रहा है। जिस दिन प्रतिनिधित्व की मांग करोगे उस दिन आपको अपने हक और अधिकार मिल जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अब मैं आपको बताता हूं हिस्ट्री कि जब संविधान लागू हो गया और संविधान में जब प्रावधान हुआ तो बाबा साहब अंबेडकर जब संविधान लिख रहे थे, बाबा साहब अंबेडकर अच्छी तरह से जानते थे कि मैं जिस मुकाम पे खड़ा हूं और जो कलम मेरे हाथ में भारतीय संविधान लिखने के लिए दी गई है, ये कलम OBC की वजह से है, ये कलम पिछड़े वर्ग की वजह से है। क्योंकि छत्रपति साहू महाराज कुर्मी जाति के थे और उनको विदेश में पढ़ने के लिए भेजने वाले बड़ौदा रियासत के सयाजी गायकवाड़ वो भरवाड़ यानी रबारी जाति के थे। वो जानते थे कि मेरे निर्माता OBC के लोग हैं, मैं अगर OBC के लोग नहीं होते तो मैं आज इस मुकाम पे नहीं होता। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने जब संविधान में अधिकार देने की बात की तो आर्टिकल 340 में उन्होंने OBC यानी पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की बात कही। जैसे ही ये पता, मैं व्यक्तिगत बात करूंगा या कोई पार्टियों का दोष नहीं है, ना कोई बीजेपी हमारा बुरा कर रही है ना कांग्रेस बुरा कर रही है। बीजेपी और कांग्रेस को संचालित करने वाले कुछ लोग हैं जो हमारा सत्यानाश कर रहे हैं। उस समय जब ये बात हमारे सामने आई, हमारे पुरखे ने कहा कि इस बड़े वर्ग को भी अधिकार मिलना चाहिए। आर्टिकल 340 की बात जब आती है तो जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल को तैयार करते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर तुम्हें अछूतों में शामिल करना चाहते हैं।
डॉक्टर अंबेडकर तुम्हें अछूतों की लिस्ट में डालना चाहते हैं, इसलिए आर्टिकल 340 लिखते हैं। कौन पिछड़ा है, क्या पिछड़ा है? सरदार पटेल जाते हैं और बाबा साहब अंबेडकर से सवाल करते हैं और कहते हैं हु इज द बैकवर्ड? ये बैकवर्ड क्या है? हम तो आपको ही बैकवर्ड मान रहे हैं, आपने ये नया बैकवर्ड कहां से लाया? बाबा साहब अंबेडकर तुरंत समझ गए और उन्होंने सोचा कि ये सवाल पटेल के दिमाग का नहीं है, ये सवाल कहीं और से आया हुआ है और इस सवाल का जवाब अगर मैं पटेल को दूंगा तो पटेल को समझ में आने वाला नहीं है। अगर मैं इसको उलझा दूंगा तो जो देना चाहता हूं वो भी नहीं दे पाऊंगा। इसलिए उन्होंने कहा ठीक है सरदार पटेल, जैसा आप कहते हैं ठीक वैसा ही मैं आर्टिकल 340 में लिख देता हूं, हु इज द बैकवर्ड। इसके लिए कमीशन नियुक्त किया जाएगा, राष्ट्रपति इसके लिए आयोग बिठाएगा और पूरे देश में एससी और एसटी के अलावा जो जातियां सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से पिछड़ी हुई है, उन जातियों को रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये आर्टिकल 340 में प्रावधान किया। 341 में एससी के लिए और 342 में जो अभी मैं दोहरा रहा हूं, उन्होंने कहा। तो ये जो बात है ये 340वें आर्टिकल में क्यों डाली गई? क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर जानते थे कि ये वर्ग कोई अलग नहीं है, एक ही वर्ग है। लेकिन जब ये हुआ उसके बाद में कांग्रेस की उस समय की सरकार ने यानी जवाहरलाल नेहरू ने कमीशन नियुक्त करने से मना कर दिया। जब मना कर दिया तो बाबा साहब अंबेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया और इस्तीफा देकर वो कैबिनेट से बाहर आ गए। जब कैबिनेट से बाहर आ गए तो उन्होंने सोचा कि जब ये कैबिनेट के अंदर था तब चुप नहीं बैठता था, तो अगर बाहर आकर के चुप बैठने वाला है, इसलिए उन्होंने जब दबाव में आकर काका कालेलकर की कमीशन बनाया, लेकिन उसे लागू नहीं होने दिया, जिसको आप सिद्धार्थी के मुंह से सुन चुके हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बताकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि ये आरक्षण आपको इतने सालों तक क्यों नहीं मिला जो मिल जाना चाहिए। जब पढ़ाई शुरू हुई उस समय एससी एसटी के लोगों को रिजर्वेशन लागू हो गया और उन्हें नौकरियां मिलना शुरू हो गया, लेकिन ओबीसी का कमीशन और ओबीसी की पहचान न होने की वजह से ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिला। तो जो आज की तारीख में ओबीसी की जातियां हैं उन लोगों को क्या कहा गया कि तुम्हारे हिस्से का ये एससी एसटी वाले खा रहे हैं, तुम्हें नौकरी इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि एससी एसटी वाले खा रहे हैं। जबकि एससी और एसटी को ऑल इंडिया लेवल पे अगर उस समय 22.5% मिलता था तो इंप्लीमेंट ही 11% नहीं हो पाया। तो 11% इंप्लीमेंट नहीं हो पाया तो 11% तो एससी एसटी का बाकी पड़ा है। तुम्हारा क्या खा लिया? लेकिन वो मूर्ख बनाता रहा, आपको मूर्ख बनाता रहा और अपना हिस्सा लेता रहा। जो 3% संख्या में है वो 70 और 80% के ऊपर कब्जा करता रहा। ये बात हमारे लोगों को समझ में नहीं आई, 40 साल तक समझ में नहीं आई और आखिर में आंदोलन करके ये रिजर्वेशन हासिल भी किया। तो जो आज की तारीख का आंकड़ा बताता हूं 2011 की जनगणना का, अगर माइनॉरिटी के लोगों को यानी मुसलमानों को और उनको ओबीसी के लोगों को अगर साथ में मिलाया जाए तो ओबीसी की संख्या 71% है, 71% है। 52 के भुलक्के में मत रहना आप। 71% और 26% एससी और एसटी 2011 की जनगणना के आधार पर है। ये दोनों को अगर मिलाया जाए एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी को तो ये 97% होता है। और 97% खड़ा होकर के मंच लगा करके, बैनर लगा करके, पंडाल लगा करके भीख मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। हमें भी मिलना चाहिए, हमारी भी विसंगतियां दूर होनी चाहिए। इससे बड़ा हमारे लिए क्या कलंक का मामला होगा। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि आज कोई यहां पर कमी नहीं है। जिन लोगों को जरूरत है वो लोग यहां पर हैं। जो लोग अगर समझ जाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत उनके हक और अधिकार को छीन नहीं सकती है। 71% का हक अधिकार का मामला है। मैं आपको बताना चाहूंगा आज इस ऐसी धरा पर बैठा हूं जो क्रांतिकारी वीर तेजा जी की धरा है। ऐसी धरा पर खड़ा हूं जहां पर चौधरी बलदेव राम जी मिर्जा साहब का कर्मस्थली और जन्मस्थली है। मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं सेनेटरी से 10,000 रुपए गाड़ी का किराया करके आपके बीच में आया हूं, सिर्फ ये बात बताने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा समाज फिर से गुमराह हो जाए, मेरा समाज फिर से कहीं भटक जाए। इसलिए मैं आया हुआ हूं। मैं जानता हूं कि पिछले कई सालों से जो हम मेहनत कर रहे हैं एससी एसटी ओबीसी को एक मंच पर लाने का जो काम कर रहे हैं, उस काम का परिणाम हमें 2 अप्रैल 2018 को देखने को मिला, परिणाम स्वरूप देखने को मिला। 2 अप्रैल का आपने सुना होगा। 2 अप्रैल जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो आंदोलन देश में हुआ,
उस आंदोलन के अंदर ओबीसी के भाइयों ने खुल करके हमारा समर्थन किया एससी और एसटी का। मैं भी एसटी वर्ग से आता हूं, मैं बाड़मेर जिले का भील जाति का हूं। मैं ये अनुभव किया पहली बार कि हमारे लोग जाग रहे हैं, और उसमें खास करके मैं जाट समाज, जाट बंधुओं का, जाट समुदाय का बहुत ज्यादा मतलब जो है शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने लेटर हेड पर लिख करके कहा कि हम 2 अप्रैल के आंदोलन के साथ में खड़े हैं, हम समर्थन में खड़े हैं। ऐसा समाज अगर आगे आकर के लड़ाई लड़ता है तो ठीक है, मैं समझ सकता हूं कि हमारे समाज में कुछ जातियां ऐसी भी है, जैसे नाई समाज है, सुधार समाज है, या फिर दर्जी समाज है, जो संख्या में भी और दूसरी ताकत में भी कमजोर है, वो आपके साथ में खड़ा होगा। और एससी एसटी तो ऑलरेडी आपकी लड़ाई पहले से लड़ ही रहा है, और ये लड़ाई आगे जारी रहेगी। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि ये एकता कायम रखें, बनाए रखें। अभी हमारे साथ में इतने अच्छे अच्छे लोग आ गए हैं। पूर्व मंत्री हरीश जी चौधरी साहब का जब मैंने सुना कि इन्होंने ओबीसी आरक्षण को लेकर के वो मैदान में कूद पड़े हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, और ये महसूस हुआ कि अब तो कम से कम हमें ये हक मिलकर के ही रहेगा। हम सब एक साथ हैं। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।